हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपके केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो अपने पिछले लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन जो हमारे एल्केन्स हैं, हाइड्रोकार्बन में हमारे तीन तरीके के जो हैं एल्केन्स, तीन तरीके के हाइड्रोकार्बन को हम पढ़ते हैं। एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एक होते हैं हमारे एरोमेटिक। तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं यानी कि एल्केन्स, उनका प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अब हम उनकी पढ़ रहे थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर सबसे पहले उनका क्या नेचर होता है वो हमने पढ़ लिया था। नेचर में हमने क्या जाना था, जो वो जो होते हैं उनमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जिस वजह से वो नॉन पोलर होते हैं। और दूसरी बात, वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है इसीलिए वो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं या वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। जबकि जहां पर हमारे पाई बॉन्ड आता है वहां पर क्या होता है, वो ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, वजह से ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इनके बीच में क्या होता है, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस से ये आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से जो इनका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो होता है, ज्यादा नहीं होता। चलिए, यहाँ पे जो इनका बॉइलिंग पॉइंट था वो हमने पढ़ लिया था। बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने सेम यही बात पढ़ी थी कि वीक वंडरवॉल फोर्स के कारण जो है इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट है, इतना ज्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, इन कंपैरिजन टू, क्योंकि ये नॉन पोलर भी हैं। अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, क्योंकि वो एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच होते हैं, इसलिए उनको जो है अलग करने के लिए भी हमें बॉइलिंग जो पॉइंट है वो ज्यादा इंक्रीज करनी। और इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पढ़ी थी कि जो स्ट्रेट चेन होती है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है ब्रांच्ड चेन के कंपैरिजन में। तो स्ट्रेट चेन जो होती है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि ब्रांच्ड चेन जो होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है। इस वजह से भी सरफेस एरिया के वजह से भी स्ट्रेट चेन में जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ब्रांच्ड चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, चलिए, और एक और बात हमने पढ़ी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे वैसे ही हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है और कहीं पर 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जहां पर 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। चलिए, तो the melting point of alkenes do not show regular variation with increase in molecular size। यानी कि यहाँ पर मॉलिकुलर साइज का कुछ खास ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। It has been observed that, ये देखा गया है in general, the alkenes with even number of carbon atom and have higher melting point as compared to the immediately next lower alkene with odd number of carbon atom। यानी कि जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनका जो है जो बॉइलिंग जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर यानी कि देखो, जैसे यहाँ पे सी कार्बन 3 है ना, ये कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसका सॉरी मेल्टिंग पॉइंट देखिए। और यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है, जो इवन वाले हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑड नंबर वाले जो कार्बन एटम उनके। ठीक है, चलिए देखो, ये 5 है, ये इवन है और ये ऑड है, तो इसका ही क्या है, जो नंबर है वो क्या है, कम है, और इसका क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखो 85 से यहाँ 138 हमारा यहाँ बहुत ज्यादा है। देखो 138 से 143 इतना ज्यादा इनके बीच में नहीं है, जबकि 143 से 178 के बीच में देखा जाए तो काफी लंबा एक डिफरेंस है। 178 से 182.5 के बीच में देखा जाए तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं अगर हम 185 से 216 के बीच में देखें तो यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में एक बहुत बड़ा ज्यादा क्या है, डिफरेंस है। इसीलिए बोला गया है कि जो इवन नंबर्स वाले हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा होता है उनसे एक पहले वाले ऑड नंबर से। जैसे ये इवन नंबर है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसके एक पहले वाले ऑड नंबर, बाकियों से तो होगा ही लेकिन एक पहले वाले से काफी ज्यादा है। वैसे ही ये ऑड नंबर है, ठीक है,
इसका एक पहले वाला जो इवन नंबर है तो इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये 78 है, यानी कि 4 पॉइंट का डिफरेंस। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये आपको नोट कर लेना है। दिस इज बिकॉज द एल्केन्स with even number of carbon atom has more symmetrical structure। जो इवन नंबर वाले हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनके ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड रिजल्ट इन क्लोजर पैकिंग इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और उनमें क्या होता है? क्लोजर पैकिंग में क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बनते हैं एज कंपेयर टू एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं इवन नंबर से। तो इवन नंबर का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? दो चीजें हमने उसके बारे में, उसका रीजन हमने यहाँ कर लिया। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है कि जो है इवन नंबर वाले जो हमारे कार्बन एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जो इवन नंबर वाले हैं, उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि जो ऑड नंबर वाले हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो यहाँ पर उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि जो इवन नंबर वाले कार्बन एटम है उनके क्या है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है। दूसरी बात तो क्या है? क्लोज पैकेजिंग के कारण क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जबकि ऑड वाले जो है उनमें नहीं बनते, जहां ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है वहां सब नहीं होते। therefore the attractive forces in the former are more and the melting point are higher as compared to alkane with odd number of carbon atom। इनके बीच में attractive forces in the former are more, यानी कि वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में, ऑड नंबर वाले के कंपैरिजन में। तो ये आपको नोट कर लेना जो होते हैं उनका क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। क्यों जो है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या है? ज्यादा है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं और क्लोज पैकेजिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए, आप इसे नोट कीजिए अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां पर होते हैं वहां पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि जहां पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वहां पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है? किस वजह से होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां पर होते हैं वहां पर क्या होता है? ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वहां पर क्लोज पैकेजिंग के कारण क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बनते हैं, जिस वजह से जो है हमारे इवन वाले हैं उनका क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। अब सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी को हम बोल सकते हैं घुलनशीलता। ठीक है, घुलनशीलता हम बोल सकते हैं, या हम विलेयता भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अगर हम देखें कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस रही होगी कि क्या होते हैं? ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये जो पोलर सॉल्वेंट में तो डिजोल्व नहीं होंगे, पोलर सॉल्वेंट में तो घुलेंगे नहीं। कोई अगर हमारे पास क्या है? पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें ये नहीं घुलेंगे। जैसे कि एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन क्या है? हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है, तो एसीटोन में क्या होंगे? ये नहीं घुलेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता ही है, जानते ही हैं। यानी कि एल्केन्स बीइंग नॉन पोलर इन नेचर आर एक्सपेक्टेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पोलर सॉल्वेंट। यानी कि जो वाटर है, वाटर भी क्या है? हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है। तो वाटर के साथ भी क्या होता है? हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये क्या हो? वाटर के साथ क्या होंगे? नहीं घुलेंगे, क्योंकि वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। और जो हमारे एल्केन्स है वो है कैसे? वो नॉन पोलर है, ठीक है। दे डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, जैसे कि हमारा ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इस तरीके के जो ये सॉल्वेंट है, ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वहां पर ही ये क्या होता है? सिर्फ सॉल्युबल होता है, यानी कि वहां पर ही ये होता है। The solubility generally decrease with increase in molecular mass। और अगर मॉलिकुलर मास क्या हो जाए? बढ़ जाए,
अगर एल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज वी नो पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इज यूज एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। तो हमें तो पता ही है कि जो पेट्रोल है वो हाइड्रोकार्बन का ही मिक्सचर है और वो ऑटोमोबाइल्स में ईंधन की तरह काम आता है। ठीक है, चलिए, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वहां पर ही ये जो है सॉल्युबल होंगे, जबकि पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, वहां क्या होंगे, ये इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला आप नोट कर लीजिए, सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होती है, डिक्रीज होती है जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज होता है तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। ठीक है, दोनों ही क्या है, आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये आप नोट करिए, बाकी हम पढ़ेंगे जो इसकी डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। तो मॉलिक्यूलर मास तो सब जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो भी मास होता है उसे ही मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। अगर हम बोले कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए CH4 का, यानी कि मीथेन का और इथेन का, C2H6 का, तो आप कर सकते हैं मीथेन और इथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट और बता सकते हैं कि कौन ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए, अगर हम जो है मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें, देखो कार्बन कितना 12 प्लस हाइड्रोजन कितना 1 और कितने हाइड्रोजन है 4, टोटल कितना आ गया 12 प्लस 4 16 AMU। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए, अगर हम तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, दो कार्बन है ना यहाँ पर, तो एक कार्बन 12 इंटू 2 प्लस एक हाइड्रोजन 1 इंटू 6। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आ गया, 12 24 प्लस 6 30 AMU। यानी कि देखो, जो इथेन है, इथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और जो है उसके उस पे हम कैसे बता सकते हैं कौन ज्यादा सॉल्युबल है और कौन ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी यानी कि जो हमारा घनत्व होता है। ठीक है, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, तो एल्केन जो हमारे होते हैं वो पानी से क्या होते हैं, लाइट होते हैं, यानी कि हल्के होते हैं। अब हल्के होते हैं इसका मतलब क्या है, जो एल्केन की डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है, यानी कि द डेंसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, अगर कार्बन एटम क्या होंगे, हमारे बढ़ेंगे, तो जो हमारी डेंसिटी है यानी कि घनत्व है वो भी बढ़ेगा। यानी कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, यानी कि जो डेंसिटी है यानी कि घनत्व बढ़ेगा जब कार्बन एटम्स भी बढ़ेंगे। यानी कि अगर हम ईथेन की बात करें तो ज्यादा कार्बन एटम कहाँ पर है, ईथेन में या मीथेन में। देखो, यह है मीथेन और यह है इथेन। अगर हम मीथेन और इथेन की बात कर रहे हैं तो ज्यादा कार्बन एटम कहाँ पर है, मीथेन में है या इथेन में है, कहाँ पर है, देखो मीथेन में सिर्फ एक कार्बन है जबकि इथेन में हमारे दो कार्बन है। यानी कि कार्बन एटम ज्यादा कहाँ पर है, इथेन में ज्यादा कार्बन एटम है, यानी कि इथेन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इतना समझ में आया।
चलिए, तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए, यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा कि एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, तो एल्केन जो है वो पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी जो है वो पानी से ज्यादा होती, पानी से कम होती है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या होता है, वो नीचे रहता है ना, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरता है। ठीक है, इसी तरह एल्केन्स है वो क्या होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ जानी है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि जो इनके रासायनिक गुण हैं। अभी तक हमने इनके भौतिक गुण पढ़े। ठीक है, अब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो रासायनिक गुण है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला है हमारा रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, क्या होगा हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? पहले तो ये हमारे क्या है, रासायनिक रासायनिक गुणों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो, अगर हम जनरल में बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि क्या हुआ यहाँ पर जो है ए बी प्लस सी दो रिएक्टेंट थे हमारे। अब प्रोडक्ट क्या बना हमारा, अब देखो बी को जो है वो सी ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और बी हमारा अलग हो गया। ठीक है, बी की जगह पर सी आ गया और सी जो है बी जो है हमारा वो अलग हो गया। इस तरीके से ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं बारे में। चलिए, तो इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि किसी रिएक्शन में कोई एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि ये एटम है यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम जो है इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, तो उसको कोई और रिप्लेस कर दे, यानी कि जैसे इसने इसको रिप्लेस किया, यानी कि जैसे बी को सी ने रिप्लेस किया। एल्कीन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन reaction in which one or more hydrogen atom are replaced or substituted by different atom or groups such as halogen atom, यानी कि एल्केन्स में क्या होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जहां पर कोई ग्रुप या कोई एटम क्या हो जाता है, रिप्लेस किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किससे, किसी हैलोजन एटम से। ऐसे यहाँ पर समझ नहीं आएगा, अगर हम रिएक्शन के द्वारा इसको समझाएंगे तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया यहाँ पर कोई एल्कीन, बोला जा रहा है जैसे हमने लिया कोई एल्कीन सी एच एच, ये क्या है हमारा, मीथेन है। ठीक है, मीथेन है, प्लस हमने लिया यहाँ पर कोई हेलोजन, हमने लिया है Cl। ठीक है, Cl लिया है। अब देखो ये इसको किस तरीके से रिप्लेस करेगा, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था लेकिन नहीं, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा क्लोरीन आ जाएगा। प्लस वो जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा है ना, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और जो ये हाइड्रोजन बच गया था और यहाँ पे दो दो क्लोरीन है ना, तो दूसरा क्लोरीन इसके साथ मिलकर के HCl यहाँ पर बना देगा। इतना समझ में आया। और ये होती है हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन जो है हमारी, ये होती है हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में। इसको हम हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, यानी कि एक हेलोजन जो है, एक हेलोजन, हेलोजन यानी कि जो हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो एक हेलोजन जो है हमारे एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है, या हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर देता है, और इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया आपको? तो अब आप ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नोट कीजिए, और ये जो एग्जांपल हमने लिखा है इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, हेलोजिनेशन समझ में आया। चलिए, और इसको क्या बोला जाता है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन,
क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन तरीके से होगा। अब हम देखते हैं कुछ तरीके से होता है। तो क्या बोला जाता है इसको? हैलोजिनेशन। क्या बोला जाता है इसको? हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा देखो, तो ये हमारा मीथेन है प्लस Cl2 if in presence of sunlight, H न्यू यहाँ पर हमने लिखा है, क्या मिलेगा हमें? CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन जो है यहाँ पर ही नहीं रुकती, अगेन यहाँ पर क्या आता है? Cl2 आता है। ये फिर से जो है हमारा ये है, क्या फिर से इसको क्या करेगा? फिर से यहाँ पर क्या होगा? होगा CH2Cl प्लस HCl। जो दूसरा Cl था जो यहाँ से निकला उस Cl के साथ जुड़ गया। फिर से यहाँ पर Cl2 आ जाता है हमारा, फिर से हमारा देखिए HCl C प्लस HCl। फिर से यहाँ पर है हमारा Cl2 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? Cl4 प्लस HCl। या हम कर सकते हैं कि माइनस HCl जो है वहां से बाहर। देखो यहाँ पर बन क्या रहा है हर बार? देखो रुको, हाँ एक सेकेंड। देखो अब यहाँ पर क्या होती है, देखो रिएक्शन है चलती जाती चलती। CH4 Cl2 का हम क्लोरीनेशन कराएंगे जब, तो हमें मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। फिर हम इसका अगेन क्लोरीनेशन कराएंगे, यहाँ से क्या होगा? एक HCl निकलेगा, साथ में ये जो CH3 में जो एक और हाइड्रोजन एटम है उसको कौन, जो हमारा क्लोरीन है वो दूसरा क्लोरीन वो रिप्लेस कर लेगा, तो CH2Cl2। फिर ठीक है, तो जो CH2Cl2 है तो यहाँ पर जो H है उसको फिर से एक और क्लोरीन जो है रिप्लेस कर देगा। देखो ये ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा ये है कैसा? देखो एक H यहाँ पर है, इसमें एक H यहाँ पर है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है। अब इस वाले H को जो है इस वाले क्लोरीन ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा CHCl3। फिर यहाँ पर जो CHCl3 था, देखो यहाँ पर भी अब क्लोरीन हो चुका है, इसमें अगर हम देखें तो एक ही H है। अब ये वाला H भी क्या कर देगा? ये जो यहाँ पर जो Cl2 आया है वो उसको रिप्लेस कर देगा और CCl4 हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलो अगर हमने नोट नहीं किया है ये तो अब आप इसको नोट कर लो। क्लोरीनेशन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, आगे भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसको आप नोट कीजिए, क्लोरीनेशन। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा हैलोजिनेशन जो इसमें हमने पढ़ लिया। वैसे इसमें क्या होता है, जो देखो नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2, जो हम HNO3 डालेंगे तो जो है हमारा NO2 एल्केन में, ठीक है, हमारा आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप वहां पर आ जाएगा। अब जब हम उसमें सल्फोनिक एसिड डालेंगे तो SO3H ग्रुप जो है हमारा वहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर, दिस इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर एटम ऑफ एल्केन बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यानी कि जो हैलोजिनेशन हुआ वो हुआ किस तरीके से, जो पूरा जो रिएक्शन है किस तरीके से हुआ, उसके सारे जो स्टेप्स हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं सारे स्टेप्स के अलग अलग उसके क्या है, 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो वो हम सारे पढ़ेंगे कि चेन इनिशियल, टर्मिनेशन, ये सारी चीजें। This involves the replacement of one or more atoms of alkenes by the corresponding number of halogen atoms. ठीक है, it is found that the rate of reaction, अच्छा रेट क्या फाउंड, रेट क्या मिला हमें? देखो पहले फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, सबसे कम हमारा आयोडीन का। चलो, और रिप्लेसमेंट का रेट क्या है हाइड्रोजन आइटम का? पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे कम। चलो अब कैसे हुआ, देखो CH4 प्लस Cl2 H न्यू डाल करके हमारा क्लोरोमीथेन हमको मिल गया, प्लस HCl बन गया। अब यही CH3Cl में देखो, अब यहाँ पर CH2Cl2 आ गया, यहाँ पर हमने क्लोरीन डाला, अब हमारे पास ट्राइक्लोरीन, तो हमने अभी पीछे किया। अब यहाँ पर CHCl3 में अगेन हमने Cl2 डाला तो हमें CCl4 हमें यहाँ पर मिल गया।
ठीक है, चलो इतना इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें टेट्राक्लोरोमीथेन मिल गया। तो ये हुआ किस तरीके से, देखो एल्केन अगर हम क्या लें, दो लें, ठीक है, अभी तो हमने मीथेन लिया था, देखो यहाँ पर है हमारा इथेन, लेकिन अगर हमने लिया Cl2 के साथ हमने रिएक्शन कराई हीट के प्रेजेंस में, तो इस तरीके से हमको ये मिला है और यहाँ पर HCl मिला है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये हमने पर पहले ही पढ़ दिया। ठीक है, चलो अब आगे इसमें बढ़ते हैं, क्या क्या स्टेप्स इसमें आते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, या हम इसको चेन इनिशिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, चेन इनिशिएशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो इसका मैकेनिज्म है, पहले तो मैकेनिज्म है वो है कौन सा मैकेनिज्म ने देखा, यहाँ पर ये किस मैकेनिज्म से हो रहा है, यहाँ पर है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मैकेनिज्म जो है हमारा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वहां पर। ठीक है, अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जैसे अगर हमारे पास Cl और एक Cl है, ठीक है, ये क्या है, आपस में बॉन्ड से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हमारे पास है Cl और Cl बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना है, ये दो, एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के जो ये हमारा बॉन्ड बना है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ब्रेक ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएंगे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर ये वापस से मिला देते अपने अपने इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्या अगर ये नहीं मिलाते, तो ये क्या है, इनके यहाँ पर क्या है, इनका ये फ्री रेडिकल। ठीक, इस तरीके से क्या है, इनके पास एक एक अपना अपना फ्री रेडिकल, यानी कि अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हम इसको बोल सकते हैं, वो है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को क्या होगा, होमोलिसिस होगा। ठीक है, होमोलिसिस यानी कि ये अपना यहाँ पर ब्रेक करेगा और ये अपना ब्रेक करेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेंगे। इस तरीके का साइन वहां पर आता है, देखो इस तरीके का, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना ये दोनों, मतलब अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इस तरीके का साइन आएगा। ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आते हैं तो। चलो, तो इतना तो समझ में आ गया होगा, चलो इतना समझ में आया। तो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ये होमोलिसिस करेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो है जो Cl बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है Cc से, Cc और CH बॉन्ड से जो है Cl बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए इजीली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और दो यहाँ पर क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हुआ क्या, यहाँ पर Cl था, यहाँ पर Cl था, होमोलिसिस से ये टूटे, तो क्या बन गया हमारा, एक Cl रेडिकल यहाँ पर बन गया प्लस एक Cl रेडिकल यहाँ पर बन गया। पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, इतना आपको समझ में आ गया होगा। कि आगे जो प्रोपोगेशन टर्मिनेशन, ये प्रोपोगेशन, ठीक है, चेन टर्मिनेशन, ये जो स्टेप्स है ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, जो भी हमने आज पढ़ा है, जो भी हमने वो किया है, उसको आप क्या कीजिए, आज घर जाके जो है उसको रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, फिर जो है हम कल इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।